अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान, मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोविड की सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक हद तक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बढ़ती जा रही है, जिसको कंट्रोल करना ज़ाहिर हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत के लिए अपोजिशन और साथ ही साथ माफियाज भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हुकूमत कहती है कि माफियाज हमें चलने नहीं दे रहे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हुकूमत के अंदर मौजूद जो प्रेशर ग्रुप है वो भी हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। आज जहांगीर तरीन ग्रुप की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखे गए। अब सवाल ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात क्या दूर होंगे, क्या ये जो दूरियां हैं वो कम होंगी, और साथ ही साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म या हुकूमत किसी प्रेशर में आ गई है, क्या ब्लैकमेल हो गए हैं वज़ीर आज़म। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से बयान दिया गया 2.5 साल कारकर्दगी पर। उन्होंने कहा कि हमें फ़ख्र है। साथ में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के हवाले से भी उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की और ये कहा कि हमें उनकी कारकर्दगी पर भी फ़ख्र है। तो क्या कारकर्दगी ऐसी है कि जिस पर हुकूमत फ़ख्र कर सके? सारे मामलात पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बात करने के लिए PTI से मुझे ज्वाइन किया सईद बसरा साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जबकि नून लीग से मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, आपके वक्त का भी जाफ़र इकबाल साहब शुक्रिया। उस्मान बसरा साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात हुई है आज वज़ीर आज़म इमरान खान से, ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए उनके सामने, तो एक बड़ा ग्रुप है ये जो कि उभर कर सामने आया है जहांगीर तरीन साहब के साथ। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत या PTI किसी प्रेशर में आ गई है कि बिलाखिर वज़ीर आज़म से मुलाकात करना पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनिया, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ये हो रहा है कि चीनी का जो माफिया है उसके ऊपर हाथ डाला गया है। और इससे पहले यही जो शुगर माफिया था बिल्कुल आज़ाद घूम रहा था और मुख्तलिफ हुकूमतों के अंदर। मेरे प्यारे भाई चौधरी साहब मुस्कुरा रहे हैं इसके ऊपर। असल में इनको ये मालूम ही नहीं है इसका कि जब माफिया के ऊपर हाथ डाला जाता है तो वो किस तरह डाला जाता है, इसलिए इन लोगों को किसी तजुर्बा ही नहीं है। सही। जाफर इकबाल साहब, वो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े माफिया पर हाथ डाला गया है, अपने ही लोगों का एहतसाब हो रहा है। बस कि आप अप्रिशिएट करें, आप तनकीद कर रहे हैं इन पर। अगले दिन किसी साहिब इल्म ने लिखा था कि ये जो जुमला है कि तारीख में पहली दफा हुआ है, ये तारीख से नाबल्द अफराद इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्होंने कभी तारीख पढ़ने की जहमत नहीं की। बसरा साहब फरमा रहे थे कि जी पहली दफा ये हुआ है। हाँ, पहली दफा ही ये हुआ है कि चीनी जो मेरे मुल्क के अंदर वाफर थी वो मेरे वज़ीर आज़म ने मेरी ज़रूरत को पेश नज़र न रखते हुए माफियाज के हवाले कर दी और सब्सिडी दी कि लीजिए बाहर भेजिए। ये फैसला कैबिनेट का है, जहांगीर खान तरीन का या शुगर मिल एसोसिएशन का नहीं है। और ये फैसला किसने किया? इमरान खान साहब ने किया। बिल्कुल बसरा साहब ने बजा फरमाया, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि मुल्क की ज़रूरत को पसे पुश डालकर अपने लोगों को ओबलाइज करने के लिए इमरान खान ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। और जिन्होंने पैसा कमाया आज उन्हीं के गिर्द ये सारी वो जिस तरह म्यूजिकल चेयर है वो खेल रहे हैं। और क्या हुआ कि FIA को कहा गया अकाउंट इनके मुंजमद कर दे, फिर वो अकाउंट बहाल हो गए। फिर कहा गया जी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाइए, FIA ने लिख के दे दिया जी नहीं बनता, वापस ले लीजिए। आज मुलाकात भी होगी और कल ये मिल बैठेंगे और जफ्फियाँ डालेंगे और बात खत्म। वैसे आपकी तरफ से क्यों राबिता किया जा रहा है? अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ अगर इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उससे पहले आपकी जमात की जानिब से भी सबसे ज़्यादा शोर था कि कार्रवाई अपने लोगों के खिलाफ क्यों नहीं होती। कल मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा, इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब का भी एक बयान है कि अगर हमारी तरफ आते हैं जहांगीर तरीन साहब तो फिर हमारी पार्टी इस पर सोचेगी, मौक़िफ़ देगी। ये किसी ने नहीं कहा कि जहांगीर खान तरीन साहब हमारे पास आ रहे हैं और हम उनसे रब्ता कर रहे हैं। हाँ, अगर ये कहा गया हो कि जो PTI से नाराज लोग हैं वो राब्ता करते हैं तो ये राब्ते होते हैं सियासत में। तो बाकायदा नाम मरियम साहबा ने भी कहा है कि जहांगीर खान ग्रुप के कई लोग हमारे साथ राब्ते में ना। एहतशाम साहब, वो लोग जो इमरान खान की कारकर्दगी से मायूस हैं, वो अपने हलकों से जीत के आए, अपने बलबूते पे जीत के आए और वो फिर टिकटें हासिल करने के लिए, ये मेरी सियासत का अलमिया है कि वो जमातें बदलते हैं। बहुत सारे लोग 18 के इंतखाबात से पहले जमातें बदल के PTI के साथ गए। आज उनमें से वो लोग जो इमरान खान की सियासत को डूबता हुआ देख रहे हैं, डस्का के इलेक्शन के हालात देख लें, यहाँ वो इख्तियार वली जहाँ से जीते हैं KP के, वहाँ देख लें, तो उसको देख के बहुत सारे लोगों का ये होगा ख्वाब ख्याल कि भाई आप PTI को छोड़ें, आप कहीं और चलें। तो सर 2-3 चीजें सोनिया बहुत अहम है, मेरा ख्याल ये सारे मामलों को देखने वाली बात है। अब जबकि चीनी का स्कैंडल
इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, बहुत सारी बातें आई, वो उसको एक तरफ रखते हैं एक सेकंड के लिए। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त चौधरी साहब पंजाब में 25 लाख टन चीनी स्टॉक्स में अवेलेबल है, गोदामों में पड़ी हुई है। क्या वजह है कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं? 110 रुपये 120 रुपये भी नहीं मिल रही चीनी, एक बात। दूसरी बात यह कि ये माफिया की बात समझ आती है, मिडल मैन की बात समझ आती है, सप्लाई एंड डिमांड की कोई बात नहीं है। असल बात यह है कि जो लोग सट्टा खेलते रहे हैं, खेल रहे हैं, पैसा उन्होंने बनाया, हुकूमत के लिए मुश्किलात। इस हद तक तो प्राइम मिनिस्टर ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने 26 रुपये चीनी महंगी की एकदम से, और उसके बाद 120-30 अरब रुपया कमाया गया। अब देखें, इसको अगर प्योरली सियासी नुक्ता नज़र से इस मुलाकात को अगर आज देखें जहांगीर खान ग्रुप की, पहली तो बात है, मैं जानदारी के साथ समझता हूँ कि मुझे नहीं याद कि कभी किसी सियासी जमात में इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप, यानी उसमें आप देख लें कि 22 MPs और 9 MNAs, और अगर बार बार बात आती है कि 20 तारीख का उनका शो हो जाता, ये जो उन्होंने अफ्तार डिनर का था, वो कह रहे थे 50 लोग होंगे, चलें ये 29 लोगों को ले लें, ये जाके जब बात करेंगे। अब ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे तो दूसरी तरफ से पोजीशन ऑफ वीकनेस ही समझ आएगी। देखें, जो 9 लोगों की वजह से ये हुकूमत यहाँ पे कायम है, और कहा जा रहा है 7 लोगों की वजह से सेंटर में और 11 लोगों की वजह से पंजाब में हुकूमत कायम है। अब जहांगीर खान ग्रुप ने जिस तरीके से सोनिया दबाव बढ़ाते बढ़ाते मामले को यहाँ तक ले आए, सबसे तो पहले आप देखें कि चीनी पे के बारे में जो इंक्वायरी कर रहे थे डॉक्टर रिजवान साहब, FIA के, उनको हटा दिया गया, और उनकी जगह अबू बकर साहब एक हैं, उनको लगा दिया गया। पूरा नाम उनका है जी अबू बकर खुदा बख्श। अब हुआ क्या है कि स्टार शुगर मिल जो है ना खुसरो मुख्तियार की है, वो उस पर तहकीकात कर रहे थे, और तांदे माने लग रहा था कि स्टार जब ग्रुप के आप बात कर रहे होते हैं तो उसमें फिर ये सारा का सारा वो ग्रुप भी शामिल, रहीम यार खान ग्रुप आ जाता है, जिसमें आप देख लें मुने सलाई भी है और लोग भी शामिल हैं इसमें। देखिए, अब सवाल ये है कि ये ग्रुप क्या करने जा रहा है। मुझे जाती तौर पे लग रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब कॉम्प्रोमाइज होंगे और उनको मानना पड़ेगा। अगरचे 2 ग्रुप बड़े वाज़ेह तौर पे हैं, इस पे बसरा साहब कमेंट करें कि जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब लगे हुए हैं, असद उमर साहब लगे हुए हैं, अभी वो नाम भी अपना कह रहे हैं, राजा जाज साहब हम नाम बता देंगे इस्लामाबाद से कौन है। वैसे तो अरबाब जहांगीर की वो बात करते हैं, अरबाब शहजाद की, और साथ तो आजम खान की बात करते हैं, वो बैठ के सारे मामलात ख़राब कर रहे हैं। अब सवाल ये कि स्टेज पे बसरा साहब कौन बात मानेगा आपकी? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे 19-20 की भी लचक दिखाते हैं और आप उनकी बात मानते हैं, जो कि लग रहा है जिस तरीके से बुलाया गया गवर्नर पंजाब को, CM से पहले उनकी ग्रुप की मुलाकात हो चुकी है, कहा गया जनाब हाथ हौला रखो, अभी क्या करेंगे आप बसरा साहब? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सॉरी, मेरा वो कनेक्शन जरा बार बार लॉस्ट हो रहा है, लेकिन मैंने भी इंतजाम कर लिया, मेरे ख्याल में अभी हम बात करते रहेंगे। देखिए, मसला ये है कि तशाम भाई, पाकिस्तान के अंदर जिस हम तब्दीली की बात करते हैं तो हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। जहां की तरीन हो, जैद हो या बकर हो, वजीर आजम इस चीज के ऊपर बिल्कुल क्लियर है कि रूल ऑफ लॉ से 1 इंच ना हुकूमत पीछे हटेगी, ना तो इसका कोई ऐसा बात उसी के जहन में आनी चाहिए। लेकिन करने वाली बात तो ये है, क्या इस मुल्क के अंदर ये सारे मोहब्बत आ जाए हैं? आपने कभी आज तक सुना है कि पाकिस्तान के अंदर कभी शुगर के इस मामले के ऊपर कभी किसी ने कोई सवाल उठाया हो? कभी किसी ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक्टिव किया हो? जवाब है नहीं। लेकिन मसला ये है कि आज हम एक प्रोग्राम दफा कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, मैं बात कर, जहांगीर तरीन और उनके जो सारे दोस्त हैं वो प्राइम मिनिस्टर को क्यों मिल रहे हैं? भाई वो हमारी पार्टी का हिस्सा है, हमारी पार्टी है, 10 दफा प्राइम मिनिस्टर को मिले, 20 दफा प्राइम मिनिस्टर को मिले। एक बात जो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट बहुत पहले से कर चुकी है, कैटेगोरिकली कर चुकी है कि रूल ऑफ लॉ है हर इंसान को। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने चोरी की, उनको चोरी पे सजा हुई है। ये इसके अलावा मतलब ये नहीं, अंदर ये ग्रुप है जो कि नहीं चाहता कि वजीर आजम की मुलाकात हो जहांगीर तरीन साहब से या जहांगीर तरीन ग्रुप से। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि वजीर आजम की मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी साहब ने इनडायरेक्टली तनकीद की जहांगीर तरीन साहब पर। इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर जो है वो भी बात कर चुके हैं कि नहीं मिलना चाहिए वजीर आजम को, क्योंकि वो केसेस का सामना कर रहे हैं, इदारों पर दबाव बढ़ेगा। तो ये भी एक प्रेशर है ना वजीर आजम पर, और पार्टी के अंदर भी डिवाइड नजर आ रही है। देखिए सोनिया, जिसको आप डिवाइड कह रहे हैं, पाकिस्तान में मसला क्या है असल में हम समझ क्यों नहीं पा रहे। देखिए, पाकिस्तान में आज तक है खानदानी लिमिटेड पार्टियां, यहाँ पे नवाज शरीफ लीडर हैं, वो जैसे भी बने 35 लाख 50 लाख की कहानी, BMW आपको पता है कहानी, ग्वाल मंडी से हार गए, वो कहानी हमें सब पता है। उसके बाद जाफर इकबाल साहब कितने बड़े हैं, अपनी बेटी की इनकी उम्र है मरियम, ये उसके साथ खड़े होंगे। इनकी पार्टी के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर आज तक जमहूरी सियासी पार्टियां नहीं है।
जहां पर तनकीद करना या इख्तिलाफ राय का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर समझिए कमेटियों पर बैठा है तो किसी की जरूरत नहीं है सवाल करे। नहीं तो ये चौधरी जाफर इकबाल साहब को क्यों कह रहे हैं कि चौधरी निसार बने, जो उन्होंने कहा था कि बेटी की उम्र जो है मैं नहीं इसको लीडर मानता। देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ अपना एहतशाम भाई कि पाकिस्तान में ये जो जमहूरी पार्टियां बनी फिरती हैं, इनके अंदर कोई जमहूरियत नहीं है। साहब हमने सबने बड़ी इल्तिजा आपके सामने की है। हमारा सवाल ये था कि चीनी पंजाब में होने के बावजूद लाइनों में ला के क्यों मिल रही है। उसका मसला अगर नवाज शरीफ है, उसका मसला मेरा मरियम नवाज के साथ खड़ा होना है, उसका मसला खानदानी सियासत है, ये जवाब नहीं है। चलें ये आपसे पूछा ये गया है कि पंजाब के अंदर लाइनें क्यों लगी। आज शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है, अंगूठे के ऊपर स्याही लगवानी पड़ती है 2 किलो चीनी के लिए। आप इसका जवाब बसरा साहब जवाब। जी बसरा साहब, देखिए मुझे अफसोस ये है कि उस दिन भी जाफर भाई मेरे साथ प्रोग्राम में थे। जाफर भाई ये हुनर मुझे बड़ी अच्छी तरह आता है क्रॉस टॉक करने का, लेकिन भाई मैंने सवाल आपके सामने रखा है, बसरा साहब मैंने सवाल रखा है। मैं पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा हूँ, आप हुकूमत हैं, आप जवाब दीजिए। जाफर इकबाल साहब मुअद्दबाना गुजारिश है कि जब आप शाम भाई की जगह अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे और सोनिया बन जाएंगे, मैं आपको भी जवाब दूंगा। भाई मैं अवाम हूँ बसरा साहब, मैं अवाम हूँ, पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा हूँ। ये जो अब आपके पास ये जवाब नहीं है कि आपका बुज़दार निकाम है, इमरान नाकाम है, ये 2.5 साल का जश्न इस तरह मना रहे हैं कि अवाम लाइनों के अंदर आके 2 किलो चीनी के लिए तरस रहे हैं। इसका जवाब ये है कि मैं आपसे सवाल क्यों पूछता हूँ। कर रहे जाफर इकबाल साहब, बुज़दार आप बन नहीं सकते क्योंकि बुज़दार के बच्चे कारोबार नहीं कर रहे, बुज़दार टीटियां नहीं लगा रहा, बुज़दार ने मुश्ताक चीनी रखा हुआ है। भाई चीनी का बताइए, रमजान बाजार के अंदर जो सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं उसका जवाब दें। मुश्ताक चीनी को छोड़े, आपके पास जहांगीर चीनी है, आपके पास जो है वो खुसरो बख्तियार चीनी है। बात है, चलें इस पर बात करते हैं। उस्मान बसरा साहब इसका जवाब दे दें। ठीक है, चीनी माफिया पर हाथ डाला जा रहा है, अच्छी बात है, और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मामला चल रहा है। ठीक है, तो फिर भी हम देख रहे हैं कि चीनी की कतारों में लोग खड़े हैं, चीनी मिल नहीं रही, मिलती भी है तो महंगी, तो ये क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा आपसे? देखिए सोनिया, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आप जब भी किसी माफिया के ऊपर हाथ डालते हैं, वो माफिया बेशक बिजनेस के अंदर हो, वो माफिया बेशक सरकारी नौकरियों के अंदर हो, या वो माफिया बेशक जो सियासतदानों के रूप में हो, वो बेशक राहबरों के बेस पे राजन हो, हरी बात है वो रजिस्ट करते हैं। जब वो रजिस्ट करते हैं तो मार्केट का ताकुल का शिकार होता है। हम इंशाल्लाह उस डिस्टर्ब को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और सूनर और लेटर वो डिस्टर्ब भी ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, सियासी माफिया हो या कारोबार माफिया हो, हवाखोरी करने वाले ग्रुप हो, पाकिस्तान का प्रेशर हो, प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत किसी के आगे घुटने नहीं टेकेगी। हम मुश्किल ठीक है, लेकिन इस माफिया को बेनकाब करेंगे इंशाल्लाह ताला। सही, लेकिन माफिया से एहतशाम साहब हाथ भी तो मिलाया जा रहा है, फिर अल्टीमेटली वहीं पे बात आ जाती है कि जिस माफिया पर हाथ डालते हैं वही सामने आके खड़ा हो जाता है। बात कर रहे हैं, एक बात तो वजन वाली चॉइस साहब है, ये बात माननी पड़ेगी कि इसमें कोई शक नहीं कि माफिया पे हाथ डाला जा रहा है। और जाहिर सी बात है, माफिया भी कोई आम माफिया नहीं है। उनमें जिस तरीके से नाम जहांगीर खान तरीन साहब का आता है, इतने क्लोज आदमी थे प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सारे हवालों से कई टीवी इंटरव्यूज़ में ये कहा कि मैं तवक्को नहीं कर रहा था उनसे कि इस तरीके से वो लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, इतना पैसा बनाया जाएगा। अब देखें ना, माजरत के साथ 10 लाख 1 मिलियन टन चीनी जो है ना वो भेजने का फैसला किया गया था। 11 लाख टन चीनी भेजने का फिर असद उमर साहब ने फैसला किया। 3 अरब रुपये की सब्सिडी दी इस पर बुज़दार साहब ने। शुगर के बोर्ड के जो चेयरमैन थे अपने रज़ाक दाऊद साहब, सबसे पहले तो ज़िम्मेदार वो हैं जिन्होंने इसकी इजाज़त दी। चले इस हद तक ठीक है कि ये किया उन्होंने, पहले भी लोग बसरा साहब इस तरह की सब्सिडीज़ लेते रहे, एक्सपोर्ट करते रहे। लोगों को जो तकलीफ़ है, जो परेशान कुन बात है बसरा साहब, वो ये है कि इन्होंने 3 तरीके से पैसा बनाया। खाली एक तरीके से नहीं, एक तो चीनी 47 रुपये से 100 रुपये तक, और फिर उसके बाद 110 करके, फिर उसके बाद आपने चीनी जिस तरीके से आपने एक्सपोर्ट की, अभी आप देख लें एक्सपोर्ट करके जो पैसा कमाया, उसके बाद फिर अंडर रवाइसी की, जो 17 टन का ट्रक जाता था अपना क्या कहते हैं इधर अफगानिस्तान में, उसको 70 टन शो किया गया। फिर तीसरी तरीके से आप देख लें कि जिस तरीके से आपने सब्सिडी ली उस पर 11, ये अपना जो बड़ी शुगर कंपनियां थी उन्होंने 3 बिलियन लिया, और इसमें 52 करोड़ रुपया जो है ना सिर्फ जो है ना जहांगीर खान तरीन की कंपनियों को मिला। तो इस हद तक तो ठीक है उस्मान जो आप कह रहे हैं कि हाथ डाला, लेकिन सवाल ये है
कि ये जो फिर माफियाज हैं जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, 3 सालों में आप भी कामयाब तो नहीं उन्हें हाथ डाल के, लोग तो और फिर अगले सवाल 2 करते हैं सालों तक भी एहतशाम साहब क्या कामयाब होगा, होते हुए ultimately नजर क्या नहीं होगा? आ रहे। ठीक है, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। 10 ब्रेक के बाद खुश आमदीद जाफर इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज साहिबा ने जो बात की कि हमें ये हुकूमत गिराने की जरूरत नहीं है, हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है कि वो नहीं रह पाएगी। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि ये 5 साल मुकर्रर करें, हाँ। अपने 5 साल पूरे करें, जो उसके बाद फिर तनकीद का निशाना भरपूर बना पीपल्स पार्टी की तरफ से। बिल्कुल आप की बात बजा है। मरीम साहिबा का ये कहना इसी अंदाज में था कि इस हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है कि किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर नहीं, आर पार कायम है, आर पार कायम है। देखें, आर पार कायम है। उस आर पार के लिए हमने सारी कीमतें अदा की और उस कीमत का नतीजा क्या निकला कि आज हर शख्स उन मौजूआत पर बात करने के लिए तैयार है और कर रहा है आम आदमी, जो पहले नहीं होता। उस आर पार का क्या हुआ? डस्का का इलेक्शन अगर आर पार का ना कहा गया होता, अगर डट के खड़े ना होते, अगर ये ना कहते मियां नवाज शरीफ कि इमरान खान जवाबदेह नहीं है, आर्मी चीफ और डीजी ISI डस्का को भूल जाए, आपने 47,000 की मार्जिन से आप जीते थे, इस दफा आप 14,000 के मार्जिन से जीते हैं, तो वोट बैंक तो आपका कम हुआ। देखें, अगर PTI का बड़ा वहां पे वोट बैंक। उस बहस में जाएंगे तो बहुत सारी। मेरी बहस क्या है कि मेरे बक्से चोरी हुए, चोरी करने वाले पंजाब हुकूमत के लोग थे, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। फिर मैंने पहरा दिया अपने बक्सों पे और मैंने वो बक्सा चोरों को चोरी नहीं करने दी और वो इलेक्शन जीता। जीते 1 वोट से या जीते 10 वोटों से, फतह उसकी होती है। इमरान खान अगर 6 वोटों से खड़ा है असेंबली में तो वो वज़ीर आज़म है ना, कोई दूसरा तो नहीं हो सकता। डस्का का इलेक्शन हमने जीता, हमने वोट चोरों और बक्सा चोरों के खिलाफ लड़के जीता। और ये कारकुन क्यों खड़ा हुआ? मरियम बीबी ने स्टैंड लिया कि जब मियां नवाज शरीफ ने मुखातिब किया कि असल कौन है, गुजरांवाला के जलसे का बड़ा शोर था ना कि लोगों ने कहा कि मियां नवाज शरीफ को ये नाम नहीं लेने चाहिए थे, वो नाम लिए, उनको मुखातिब किया कि जी आर्मी चीफ मौजूदा और जो DG ISI हैं ये मिलके इलेक्शन 2018 की प्लानिंग करते हैं। लेकिन अभी पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आप अपने उसूली मौकिफ से पीछे हट गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि आपने वज़ीर आज़म को NRO दे दिया है। हम अपने मौकिफ के ऊपर रह गया, हमारा मौकिफ बिल्कुल कायम है। अब तो शबाशी साहब गेम करेंगे, सामने आ गए मरियम साहब, ये बिहाइंड द सीन सारी गेम हो गई है। देखें, ये सारी बड़ी पुरानी ख्वाहिशें हैं। मियां शहबाज शरीफ कभी बिहाइंड द सीन नहीं हुए। मियां नवाज शरीफ हमेशा मियां शहबाज शरीफ की राइट साइड पे रहे हैं और उन्होंने एक सियासी कारकुन होने का, एक भाई होने का और मियां नवाज शरीफ के असूलों पे डटे होने का पैगाम। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी बात की है, आपको बहुत सुनवाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। सर एक शॉर्ट चलाते हैं, खाकान अब्बासी साहब का शॉर्ट चलाइएगा नाज़रीन, इस पर बात करेंगे वापस आते। उस्मान सईद बसरा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी खाकान अब्बासी साहब को आप सुन रहे थे, लेकिन कल वजीर आज़म कह रहे हैं कि अपनी हमारी जो 2.5 साल कारकर्दगी है हमें इस पर फख्र है। कैसे फख्र कर रहे हैं आप? खाकान अब्बासी साहब जिस तरह से बात कर रहे थे, ओवरऑल ग्राउंड पर भी सिचुएशन तो काफ़ी मुख्तलिफ है। महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी जो है उसके लिए मुश्किलात बढ़ रही है, बिजली गैस पेट्रोल हर चीज़ महंगी हो रही है, तो कैसे अपनी कारकर्दगी पर फख्र किया जा रहा है? अच्छा सोनिया, सबसे पहले तो मैं आपसे बड़ी माजरत करूंगा, खाकान अब्बासी साहब बदकिस्मती से इस मुल्क के वजीर आज़म रहे हैं, लेकिन जिस पार्लियामेंट की वो बात कर रहे थे वहां तो वो कहते हैं जूते मारने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर जाके, उसके स्पीकर को तो वो जूते मारने के लिए दौड़ते हैं। तो ऐसे आदमी का जिसका ये किरदार है, मेरे ख्याल में उस पर तो बहस करना फजूल है। सो उस पर जाफर इकबाल साहब बहस कर लेंगे, मैं तो ऐसे बंदे पे बहस नहीं कर सकता हूँ जो कम से कम पार्लियामेंट को स्पीकर को जूते तो नहीं मार रहा हूँ जाके। चले आप बता दें फख्र क्यों कर रहे हैं आप? अपनी 2.5 साल कारकर्दगी ऐसी थी कि फख्र किया जाए। सोनिया, फख्र ये है कि जब इस मुल्क के अंदर टीटियों की हुकूमत थी और मुश्ताक चीनी के फ्रंटमैन जो थे वो यहाँ हुकूमत कर रहे थे, तो इस मुल्क का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन था। ये जाफर इकबाल साहब से मुस्कुरा रहे हैं, असल में इनके इस ऊपर इनकी जो है ना नजरें नीचे होनी चाहिए कि $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। मुझे फख्र है, मेरे वज़ीर आज़म को फख्र है, मेरी हुकूमत को फख्र है, आज वो 473 बिलियन के अंदर सरप्लस के अंदर है। आज मुझे फख्र है कि मैंने
मुल्क के ऊपर जो कर्जा लाद सर, के चले जब गए थे, पीटीआई हुकूमत में आई तो उस वक्त महंगाई 4.7% थी, 2019 में बढ़कर 6.8% पर गई, 2020 में ये 10.7% तक पहुंची, इस वक्त 9% है। फिर अद्वियात की कीमतें 400% तक बढ़ी, बिजली गैस के जो यूनिट्स हैं उनकी उसमें प्राइस में इजाफा हुआ। तो कैसे कह सकते हैं आप, आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला ना। भाई सोनिया, आपने मुझे पूछा कि मुझे किस तरह फख्र है, तो मुझे तो बताने नहीं आप दे रही, आप तो अपनी बात लेकर चलिए बैठ गए। सर, आप बता मैं दीजिए। कह रहा हूँ 20 अरब डॉलर का तारीखी मालियाती खसारा, मुझे फख्र है मेरे वज़ीर आज़म ने कम किया और आज वो सरप्लस के अंदर है। मुझे फख्र है कि मेरे वज़ीर आज़म के दौर के अंदर आज 8वां महीना है, 1 रुपया हमने इंटरनली नहीं किया। मुझे फख्र है, मुझे फख्र है कि आज इस मुल्क के अंदर मैं तारीख की बुलंद सतह पे पकड़ा है। मुझे फख्र है आज इस मुल्क के अंदर 30 साल से बंद फैसलाबाद की इंडस्ट्री चल पड़ी है। मुझे फख्र है कि मेरे मुल्क एहतशाम साहब, फख्र करना चाहिए ये गवर्नमेंट। देखें, कुछ चीज़ों पे तो ठीक अकाउंट डेफिसिट कम होना बड़ी बात है, लेकिन प्रोसेस में जो बहुत इनको मुश्किलात शुरू में मिली वो भी मान लिया कि जी ठीक है, बैगेज माजी का बहुत ज़्यादा था, लेकिन बहरहाल अब तो ड्राइविंग सीट पे आप है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, आपको चीज़ें ठीक करनी है। अभी जिस तरह बात हो रही थी मुश्ताक हीनी की, शबाशी साहब की बात हुई, भाई शबाशी साहब उनकी 10 टीटियाँ थी, 30 थी, टेलीग्राफी ट्रांसफ़र कहा जाता है जी, 22-23 अरब रुपए की जो है ना सारी ट्रांसफ़र हुई। उनकी ज़मानत तो होगी भी, एक भी चीज़ उन पर साबित नहीं हुई हो, तो इनिशियली तो लगता है कि वो जिस तरीके से ज़मानत मिली है कोई चीज़ साबित नहीं हुई। अब सवाल तो ये है ना कि अभी आप आसिफ ज़रदारी पे आज 8 बिलियन रुपए का एक नया रेफरेंस बनाने की बात हो रही है। रेफरेंसेस बनते जा रहे हैं, लोग इक्विट होकर चले जा रहे हैं, साबित कुछ नहीं होता, तो अल्टीमेटली हुकूमत की जिस तरह साख से नुकसान एहसन में इकबाल होती है। साहब ने भी बात की है, जरा सुनवा देते हैं आपको कि आज एहसन इकबाल साहब ने इस पर क्या कहा। वो कह रहे हैं हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, खुलकर उन्होंने तनकीद की। क्या कहा, सुनिएगा जरा। एहतशाम साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, फिर हम जाएंगे। देखिए, जो अभी मैं बात कर रहा था शबाशी साहब के हवाले से, बड़ी वाज़ेह तौर पे चीज़ें सामने आ गई है। नैब का जिस तरीके से ऑपरेट करने का तरीका है वो तो अब कंट्रोवर्शियल हो गया, सवालिया निशान है डेफिनेटली अपनी जगह पे। अब बात यह है कि पीटीआई की हुकूमत की अंदरूनी बैरूनी मुश्किलात अपनी जगह पे, हक़ हुक्मरानी में जिस तरीके से मामलात ख़राब हो रहे हैं, पार्टी के अंदर चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वो अपनी जगह पे। अहम सवाल इस वक्त यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब 2.5 सालों में अब क्या करने जाएंगे। क्या इसी तरह ही मुकाबला करते रहेंगे, ओपोजिशन बन के बातें करते रहेंगे, या वाकई वक्त आ गया कुछ डिलीवर करने। 2023 का इलेक्शन खाली बातों से नहीं जीता जाएगा बसर साहब, इसके लिए आपको सॉलिड ग्राउंड पे कुछ साथ लेके जाना होगा। अब आप बताएं, ठीक है 2 डैम बन रहे हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत सारी चीज़ें शायद हो जाएंगी। शॉर्ट टर्म में जो एक सबसे बड़ा मसला है, जिस तरह सोनिया बता रही थी, महंगाई का ग्राफ किधर चला गया, और जिस तरह से IMF के शराइत हैं, आपने बिजली के रेट नए लेके आने हैं, आप देख लें $2 ट्रिलियन से ज़्यादा सर्कुलर डेट आपका हो गया, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? देखिए तो श्याम भाई, मैं जैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये जो एक ही लम्हे के अंदर तो मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन उस तरह नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी चीजें जो मैं भी मेरा कनेक्शन लॉस्ट होने से पहले मैंने आपको बता रहा था कि देखिए, मालियाती खसारा इस हुकूमत ने खत्म किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा जो आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। पाकिस्तान का तजारती खसारा जो था, जब जाफर इकबाल साहब की हुकूमत थी, जिसको अभी आप एक साथ जो के उनका दिखा रहे थे, इनकी हुकूमत के अंदर $40 अरब का तजारती खसारा था। पाकिस्तान की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंदर डिसबैलेंस आज वो कम होकर 21 अरब के ऊपर आके खड़ा हो गया है। आपकी एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है। आपके फॉरेन रिजर्व के अंदर पिछले 4 महीनों से मुसलसल इजाफा हो रहा है। अच्छा, एक सोनिया एक बात और ले लें जी प्लीज। जब आप आम आदमी की बात करते हैं, पाकिस्तान में आम आदमी ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है। पाकिस्तान 80% के करीब आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़राअत से मुंसलिक है। आज आपकी जो गन्ना है, एक्सपोर्टिंग प्राइस 1300 रुपए से हम 1800 रुपए की है, जिससे वाजिया तौर पर 500 रुपए एक मन के ऊपर खेत मजदूर को, किसान को, आड़ती को और इसके आटा बनाने को आम आदमी के घर में गया है। ठीक है, एक्सपोर्टिंग गन्ने की एक्सपोर्टिंग प्राइस 140 रुपए से 310 रुपए के ऊपर हम देख रहे हैं। ठीक है, जाफर इकबाल साहब इतनी अचीवमेंट्स गिनवा रहे हैं, ये उस्मान बसरा साहब, आप क्यों कहते हैं हुकूमत नाअहल है? उस्मान बसरा साहब जी, मैं इसलिए नाअहल कहता हूँ कि दुनिया के इदारों ने कहा कि करप्शन बढ़ी है इमरान खान के आने के बाद। पाकिस्तान के तमाम इशारिये जो दुनिया देखती है, महंगाई का आप देख लें, वो आपको नज़र आ रहा है बढ़ा है। इसी तरह अफरात ज़र
उसके साथ साथ आप लिखें मुल्क के अंदर कारोबार तबाह होकर रह गया, एक रेडी वाले से लेके कारखानादार तो तक। मार्केट साथ महंगाई पहली दफे चीनी आपको याद है पीपल्स पार्टी के जमाने में 140 रुपए किलो तक गई है, लेकिन आ गई ना 42 रुपए पे, फिर आई ना बाद में आ गई 45 पे आ गई। हुकूमत अब भी कह रही है, हमने माफिया 10 से साल डाल रही है, हमने कोशिशें कर देखें रहे हैं। ये गलत कह रहे हैं, इनको गलत कह रहे हैं। 10 साल हमने कीमतें नहीं इधर उधर होने दी। उसका पंजाब के नुकसान अंदर भी तो हुआ शहबाज ना। शरीफ साहब थे, आपने डॉलर शहबाज की शरीफ कीमत साहब को थे। मसनूई सर, तरीके से एक बात, रखा। पहले एक बात कर लेना। पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब थे, गंदम के ज़खायर सरप्लस थे आपके पास। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आकर इस हुकूमत ने वो तोहफे बांटने शुरू किए और नौबत ये पहुंची कि गंदम हमें इंपोर्ट करनी पड़ी। जिस हुकूमत को ये नहीं पता कि मैंने अपने घर का ज़ख़ीरा कैसे मेंटेन करना है, आप उसको कारकर्दगी को सराहें तो भले सराहें। अभी बसरा साहब फरमा रहे हैं कि किसान के लिए 1800 गंदम की कीमत कर दी है। ये नहीं बता रहे कि एक बैग यूरिया का जो नवाज शरीफ के दौर में 1300 रुपए का मिलता था अब 2600 रुपए का मिलता है। ये नहीं बता रहे कि डीएपी का बैग 2400 का मिलता था अब 4400 का मिल रहा है। ये नहीं बता रहे कि डीजल आपको जो 66 रुपए मिलता था आज आपको 110 रुपए के ऊपर जाके लेना पड़ रहा है। जब इनपुट आपकी बढ़ जाएगी तो 500 रुपया बढ़ाने से फायदा नहीं होगा। फिर क्यों आप इस गवर्नमेंट को मौका दे रहे हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे? फिर पीपल्स पार्टी का देखें, अगर किसी के ज़हन में ये है कि इमरान खान साहब को ये हुकूमत को कोई आके जंगले तोड़ के बाहर फेंक देगा तो वो नहीं। हमारे पास बतौर अपोजिशन जवाब दें दो तरीके हमारे पास। चोई साहब, पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें ताने दिए जा रहे थे एनआरओ के, एनआरओ तो नून ले रही है। और इस्तीफों का मामला ही लेकर इसी वजह से आए ताकि पीपल्स पार्टी को हमने पीडीएम से पीपल्स निकाला पार्टी जाए। से कहा कि आइए, जब इतने लोग इस्तीफे देंगे तो एक बहरान पैदा होगा, हुकूमत के लिए के ऊपर अदम एतमाद होगा और वो इतने इंतखाबात नहीं करा सकेगी, उसे फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ये हमारी सियासी हिकमत अमली है। हम ऐसा नहीं कोई कि इनकी तरह जत्थे लेके और शहरों को बंद करने और मुल्क को गिराव जलाव करने, ये हमारी सियासत नहीं है। बयानात तो कुछ हमने ऐसे ही दिए जा रहे थे ना, आर होगा या पार होगा, हुकूमत रहेगी, आर पार सियासी, आपकी सियासी स्ट्रेटेजी से होगा ना। देखें, वो सियासी स्ट्रेटेजी से होगा, वो कोई लठ बरदार आके और पार्लियामेंट के जंगले तोड़ कर उसके अंदर कब्जा करने नहीं आएंगे। और आर पार यूं ही होता है कि जब आपके पास नंबर्स हैं फिर आप आगे चलें। और हमने ये कहा पीपल्स पार्टी से कि अगर नंबर कौमी असेंबली के अंदर बनते हैं तो उन्होंने कहा ना जी पंजाब में शुरू करते हैं। आपने खुद कहा कि आखिर में आएंगे। पंजाब में देखें, पीपल्स पार्टी आपने खुद कहा था कि जी आप सूबाई हुकूमतों को पहले उठाते हैं, पंजाब की तरफ जाते हैं, आप गए नहीं। पंजाब के अंदर किस बलबोते पे होते थे? पीपल्स पार्टी और हमारे मिलने से हो जाता है? नहीं नंबर पूरे होते, बिल्कुल नहीं होते। वो आप मिलाते, जिस तरह कहा जा रहा है, खबरें आ रही थी पीएमएलक्यू जो आपके साथ पीएमएलक्यू को देखें, वो तो हमने फैसला करना है ना, वो तो पीडीएम या मुस्लिम लीग नून फैसला करेगी कि हम उन लोगों को मिलाना चाहते हैं जो हर वक्त किसी न किसी का आलाकार बन के हुकूमतों को बनाने और तोड़ने में लगे रहते हैं। हम क्यों उन्हें साथ और ये भी एहतशाम साहब कहा जाता है ना कि बुज़दार साहब के हवाले से खुद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो उन्हें सूट करते हैं पंजाब के अंदर। देखिए, ये तो कमजोर आदमी, वो कहते हैं सूट करता है। वो कहते हैं वहाँ पे जितने ज्यादा वो बन गए हैं, ग्रुप्स बन गए हैं, पावर सेंटर बन गए हैं, सूट नहीं करते जी। ये तो हमारे पंजाब को तबाह करके रख दिया प्रोसेस में। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को उसका नुकसान हो रहा है। अगर ये कहना है कि जी पावर ग्रुप्स हैं, पावर सेंटर बन गए हैं, बुज़दार साहब का अपना एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चोई सरवर का अपना है, परवेज़ इलाही का अपना है, फिर खुर्रम लगारी साहब अपनी वो भी बैठे हुए हैं, मोहसिन लगारी भी बैठे हुए हैं, वो भी अपनी एक गेम बनाते हैं। वो अपनी जगह पे मसला, असल मसला इस वक्त के पार्टी के अंदर जो खलफशार है। मेरा ख्याल है आखिरी कमेंट ले लेते हैं बसरा साहब से कि पार्टी के अंदर जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं, ये पहली मरतबा 2.5 सालों में बड़ा एक सीरियस क्राइसिस पैदा हो रहा है। ये इतनी आसानी के साथ उस्मान साहब डिफ्यूज़ होने वाला नहीं है। क्या करेंगे आप लोग? शाम भाई, क्विकली मैं आपको एक पहले रिस्पॉन्ड कर दूं कि चौधरी साहब बड़े अच्छे खानदानी आदमी हैं। आप इनको क्यों मुश्किल में डालते हैं जब आपको पता है कि वो भागे हैं इस्तीफा देने से? आर पार ये कर नहीं सकते। आप चौधरी साहब से ये सवाल ना पूछा करें। चौधरी साहब जो हैं उनकी बजाय मरियम से पूछे, जो कल तक कहती थी कि ये हुकूमत हम एक दिन चलने नहीं देंगे, आज कह रहे हैं नहीं 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 जी, हम हुकूमत को गिराना नहीं चाहते। अब दूसरी बात यह है भाईजान कि शाम भाई, कोई इंशाल्लाह क्राइसिस नहीं है। पार्टी के अंदर आजादी है राय देने की, किसी के ऊपर कदगन नहीं है। आप जमहूरी तरीके से राय दे रहे हैं जो कि दूसरी पार्टियों में नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम तमाम क्राइसिस को फेस करते हैं। मुल्क क्राइसिस से प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर निकालेंगे। चीनी माफिया हो या सियासी माफिया हो, राहबरों के केस में छुपे हुए रास्ते हो या हवा करते हुए यहाँ से भागे हुए सियासी हो, हर एक को कानून की गिरफ्त में लेके आएंगे। हर एक को रूल ऑफ लॉ के सामने सरेंडर करना होगा। उसके मुल्क आगे बढ़ेगा और माफिया की हार होगी इंशाल्लाह। कोई बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल भी सब लोग एक तरफ खड़े हुए हैं
और इमरान खान के अंदर सब यूनाइटेड है जी। जाफर इकबाल साहब, ये माफियाज का सामना सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट को नहीं है, हमने देखा कि हर गवर्नमेंट को सामना रहा है माफियाज को। अच्छी बात नहीं है कि पीटीआई जो है वो हिम्मत करके आगे आई और मुकाबला कर रही है इन माफियाज का, आप इनसे और नुकसान भी हो रहा है पहले तो PTI को। बसरा साहब, मैं मरियम नवाज साहिबा का तर्जमान हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब का तर्जमान हूँ, हमजा शहबाज साहब का, शाहिद खाकान साहब का, और सबसे बढ़कर वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। आप सवाल का जवाब नहीं देते, वो खानदानी है, वो नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक सियासी वर्कर हूं और अपनी सियासी बसीरत के मुताबिक बात करता हूं। इन माफियाज को शहबाज शरीफ साहब ने कंट्रोल रखा, गंदम भी इकट्ठी की, गन्ना भी क्रशिंग के लिए बर वक्त गया, किसानों को पैसे भी मिले और चीनी और आटा सस्ता मुल्क के अंदर मिला। 10 साल के अंदर हमने एक बात 10 साल में हमने सीएनजी की लाइनें खत्म की, हमने बिजली सस्ती की, कहीं चीनी और आटे के लिए लाइनें पंजाब के अंदर नहीं थी। किस कीमत पे बिजली आपने हमने उसी कीमत पे की कि अगर आज भी आपकी जीडीपी डॉलर आपने डॉलर मसूल तरीके से रखा। आज आपकी जीडीपी 5.8 होती, हमने इन निकमों की हुकूमत के लिए कारखाने नहीं लगाए थे कि ये मुल्क के कारखाने बंद कर देंगे। आज भी यूटिलाइजेशन अगर हो, सस्ती है मुल्क के अंदर। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मेरे मेहमान, आपका शुक्रिया जाफर इकबाल साहब नून लीग से, जबकि बसरा साहब हमें पीटीआई से ज्वाइन कर रहे थे। एहतशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।